हेलो एवरीवन। देखिएगा, लास्ट लेक्चर तक अपन ने बात कर ली थी मूल कंसेप्ट की। बेसिकली मूल क्या होता है उससे रिलेटेड खूब सारी प्रॉब्लम की थी, 15-16 प्रॉब्लम करवा के भी गया था आपको। आज अपन बात करने वाले हैं एटॉमिक मास यूनिट एंड देन प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं एएमयू होता क्या है। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट फुल फॉर्म। हिंदी में क्या बोलते हो इसको तुम लोग? एटॉमिक का परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक ये बोला जाएगा। चलो क्या होता है समझे बात को। फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का, एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। ठीक है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। मीन्स 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। यही बात हुई? हाँ सर यही बात है। तो देखो इधर कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। मैंने कहा Na परमाणु होते हैं कार्बन 12 के, तो उसका द्रव्यमान कितना होता है? Na मतलब एक मोल, एक मोल का मतलब एटॉमिक वेट और यूनिट क्या लगानी? ग्राम, तो 12 ग्राम। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12/Na और ये ग्राम। ये आ गया एक परमाणु का द्रव्यमान। इसको कहां पे पुट करना है? इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू 12/Na और ये ग्राम। 12 से 12 कैंसिल, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। Na की वैल्यू पुट करोगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये आ जाएगा। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम होगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम होगा, या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। ये होगा 1 AMU। बेसिकली बोले तो बात समझ में आ रही है? चले आगे, अब समझे बात, अब समझना आगे बात को। ये तो AMU की बात हो गई। अब मैं आपको कुछ एक बात और बताना जा रहा हूं। आपने कहा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? मैंने कैलकुलेट किया था ना ये अलग से। ये देखो ये रहा 12/Na और ग्राम। एक बात बताओ, ये ग्राम अपॉन Na बन गया, ये देखो। तो ये किसके बराबर हो गया? AMU के। तो ये क्या हो गया? 12 AMU। तो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया? 12 AMU। बेटा 12 तो पहले भी लिखा था, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। लेकिन अगर एक परमाणु है तो यूनिट क्या हो गई? AMU। और एक मोल होता तो ग्राम, एक मोल होता तो ग्राम। देखो इसका मतलब ओवरऑल बात ये हुई, ओवरऑल बात ये हुई, एक मोल परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, एक मोल परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो एटॉमिक वेट के बराबर ही होता है, लेकिन यूनिट क्या होती है? ग्राम। एक मोल की जगह इस बार एक परमाणु के द्रव्यमान की बात हो, एक परमाणु का द्रव्यमान हो तो भी एटॉमिक वेट होगा, लेकिन यूनिट क्या हो जाएगी? AMU एटॉमिक मास यूनिट। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब समझो बात को, अब समझना बात को। तो एग्जाम्पल लिया, जैसे मेरे को बोला गया एक मोल ऐसा बोल दिया, जैसे मान लो कैल्शियम है,
कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान। तो मैं क्या करूंगा, एक मोल है तो एटॉमिक वेट 40 और पीछे यूनिट ग्राम। मेरे को बोले एक कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, एक कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा 40 और यूनिट क्या आ जाएगी एम, क्या आ जाएगी 40 एम। बात क्लियर। एक मोल कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान 40 ग्राम, एक कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान 40 एम। ओके, बात क्लियर सारी, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं? चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं एक और पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रहे। ग्राम के बाद में कभी भी परमाणु लिखा हुआ हो, ग्राम के बाद में कभी भी अणु लिखा हुआ हो, ग्राम के बाद में कभी भी आयन लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये मोल ही होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, मोल के बराबर होते हैं। ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयन। क्यों? यूनिट क्या लग रही है, ग्राम लग रही है मोल की। आ रही बात समझ में? ग्राम परमाणु बोलो, ग्राम अणु बोलो, ग्राम आयन, वो किसके बराबर होगा, मोल्स के बराबर होगा। चलिएगा अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं अपन, एएमयू से रिलेटेड। चलिए देखिएगा इधर, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक CO2 अणु का द्रव्यमान ग्राम एंड एएमयू में ज्ञात करो, ये बोला गया। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। मेरे को तो मालूम है एक CO2 अणु का जो द्रव्यमान होगा, एक CO2 अणु का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 44 और यूनिट क्या लगा दोगे एम। एक का ही तो पूछा है, तो ग्राम में चाहिए तो एएमयू की वैल्यू पुट कर दो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको सॉल्व कर ले, ठीक है बात। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्या 100 एएमयू में 100 एएमयू में हीलियम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। हीलियम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हीलियम का एक परमाणु होता, एक हीलियम परमाणु होता तो कितना एएमयू होता, 4 एएमयू। उल्टा रिवर्ट कर लो क्वेश्चन को, 4 एएमयू बराबर 1 हीलियम परमाणु। 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/4 हीलियम परमाणु, और 100 एएमयू मीन्स 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25 परमाणु। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसा दिया जाए 150 परमाणुओं का द्रव्यमान 9000 एएमयू है, 240 ग्राम में परमाणुओं के मूलों की संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करना है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सिंपल सा है। 150 परमाणु हैं, उनका द्रव्यमान कितना आया 9000 एएमयू। एक परमाणु इज इक्वल टू 9000 डिवाइड बाई 150, 60 एएमयू आ गया। ये तो एक परमाणु का द्रव्यमान। मेरे से पूछे एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो मैं तो सिंपल सा बोल दूंगा एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, इसका मतलब ये एटॉमिक वेट है और यूनिट क्या लग जाएगी ग्राम की, 60 ग्राम। कितना दे रखा है 240 ग्राम दे रखा है, मतलब इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर कितना हो जाएगा 4 मोल परमाणु। और मेरे को पूछा क्या है कितने मोल परमाणु होंगे, तो आंसर क्या हो गया 4 मोल। समझ में आ गई बात क्या नहीं आई भाई? 150 परमाणु का द्रव्यमान 9000 एएमयू, तो एक परमाणु का द्रव्यमान 60 एएमयू हो गया। एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है एटॉमिक वेट इन एएमयू लिखवाया ना, इसका मतलब ये एटॉमिक वेट हो गया। तो एक मोल के लिए एटॉमिक वेट इन ग्राम हो जाएगा, तो 60 ग्राम हो गया एक मोल का।
240 ग्राम में कितने आ जाएंगे? 4 मोल परमाणु। हाँ या ना? समझ में आया? देखो आगे, आगे क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। अधिकतम अणुओं की संख्या ज्ञात करो। अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें होगी? जल के अधिकतम अणुओं की संख्या, ऑप्शन देखे 0.00224 लीटर H2O, वाटर वेपर लिखा था, H2O भी नहीं, एट NTP। दूसरा ऑप्शन 1.8 ग्राम H2। थर्ड ऑप्शन 18 ml वाटर। और फोर्थ ऑप्शन 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ये दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट करें तो वाटर वेपर है, गैस दे रखा है, एनटीपी दे रखा है। इसका मतलब मोल कैलकुलेट करने का सीधा तरीका 22.4 लीटर से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब मोल आ जाएंगे कितने? 10⁻⁻4 मोल। पहले मोल कैलकुलेट करो, इसमें 0.1 मोल। अब तो मोल डायरेक्ट कैलकुलेट करना आएगा ना, अपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। 18 से डिवाइड करना, मैंने बोला ना 18 ml बोलो या 18 ग्राम एक ही बात है। 18 ग्राम बोलते ये 1 मोल हो गया, हाँ या ना? हो गया 1 मोल। चलो आगे बढ़ो, इसका कितना मोल हो गया? 0.5 मोल हो गया। ये लो सारे बात हो गई, सारी बात हो गया, सारी बात हो गई सारी। देखो आगे, अब देखो अगर मेरे को मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना तो Na से डिवाइड करना, Na से डिवाइड करना, Na से सॉरी मल्टीप्लाई करना, Na का मल्टीप्लाई, Na का मल्टीप्लाई, Na का मल्टीप्लाई, Na का मल्टीप्लाई। तो Na तो सब में कॉमन है ना, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके अणु भी ज्यादा होंगे। तो अणु ज्यादा किसके है? अणु ज्यादा किसके आएंगे? जिसके मोल ज्यादा होंगे, सी। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, सी आंसर आ जाएगा इसका। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देखे, ये तो अणु का था, मैं अब पूछ रहा हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें होंगे। ऑप्शन क्या दिए? ऐसे दे दिया, ऐसे दिया 16 ग्राम ऑक्सीजन। चल अगला 3 ग्राम हाइड्रोजन। थर्ड 84 ग्राम Fe। और अगला 54 ग्राम सिल्वर। एटम पूछा है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये 1.5 मोल आ गया और ये कितना मोल आ गया? हाफ मोल। कैसे? 54 डिवाइड बाई 108, 84 डिवाइड बाई 56। इनमें दिक्कत है क्या माने, ऑक्सीजन को O2 माने सर के या O माने? मैं तुम्हारी इच्छा O मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? अगर तुमने O माना तो इसका मतलब ये एटम ही कैलकुलेट होंगे, तो 16 से डिवाइड कर दो, 16 डिवाइड बाई 16, इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम आ गए, है ना। इधर हाइड्रोजन को H माना, 3 डिवाइड बाई 1, 3 मोल एटम आ गए। तो सबसे ज्यादा किसके आगे? बी के। सबसे ज्यादा किसके आगे? बी के। लेकिन सर एक डाउट है। क्या डाउट है? अगर मैं इसको O2 मानता तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? O2 मानता तो 16/32 करता, कितना मोल आता? 0.5 मोल O2 का आता। परमाणुओं की संख्या क्या होती है? अणुओं की संख्या मल्टीप्लाई बाई परमाणुकता, तो वापस कितना मोल आता? 1। ये देखो 1 ही था। बात क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो इसी साल नीट में आया था। क्वेश्चन नंबर 6 इसी साल का नीट का क्वेश्चन है, नीट 2020 का, 2020 का। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें होंगे? अधिकतम परमाणुओं की संख्या। ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे? 1 ग्राम लिथियम, एटॉमिक वेट 7 ब्रैकेट में दे रखा था। 1 ग्राम सिल्वर, ब्रैकेट में एटॉमिक वेट 108। 1 ग्राम O2 एंड 1 ग्राम मैग्नीशियम।
इसका एटॉमिक वेट 16, इसका एटॉमिक वेट कितना 24। बेटा इसमें O2 मानो या कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को तो, ठीक है ना। सुनना बात को, सुने बात को आप। जब मास सबका सेम दे रखा है तो मेरे को नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है या मोल कैलकुलेट करना है, तो मास अपॉन एटॉमिक वेट या नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होगा। अगर मास कांस्टेंट है तो जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसका मोल कम हो जाएगा, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसका मोल कम हो जाएगा, और जिसका एटॉमिक वेट कम होगा उसका मोल ज्यादा होगा। इसका एटॉमिक वेट था 7, इसका 108, इसका 16, इसका 24। सबसे कम एटॉमिक वेट किसका? लिथियम का। एटॉमिक वेट कम तो इसका मोल ज्यादा, मोल ज्यादा तो इसके एटम भी ज्यादा। समझ में आ गई बात? ये सारी बात होगी अपनी एएमयू से रिलेटेड और मोल से रिलेटेड। अभी तक जितने भी पढ़े सब कुछ देख लिए, 6 क्वेश्चन और करवा दिए मैंने, ठीक है। चलो अब आगे जल्दी से बढ़ो। चलिएगा नेक्स्ट। अब अपनी हेडिंग ये है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। हेडिंग अपनी ये, ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। थ्योरेटिकल पार्ट कुछ नहीं, सीधा मैं आपको कुछ क्वेश्चन बोलूंगा, उसके अपन को कैलकुलेशन करना है। लेकिन पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बता देते हैं। पहले बताते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा? हिंदी में बोलते हैं इसको, प्योर हिंदी में, रस समीकरण मितीय गुणांक। देखो हिंदी कितनी टफ आ रही है यहाँ पे, है ना। रस समीकरण मितीय गुणांक क्या डेफिनेशन होती है? क्या डेफिनेशन होती है? कुछ पॉइंट बना बना के बोल रहा हूं। किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक एवं उत्पाद के गुणांक को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एससी सुप्रीम कोर्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको? रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपने एग्जाम्पल लिखा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, तो मेरे से पूछे सुप्रीम कोर्ट क्या होंगे इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, इसका 1 और इसका 2। इसका मतलब क्या होता है कि 2 मोल्स H2 1 मोल O2 से अभिक्रिया कर 2 मोल H2O बनाता है। 2 मोल H2 1 मोल O2 से अभिक्रिया कर 2 मोल H2 1 मोल O2 से अभिक्रिया कर 2 मोल क्या बनाएगा? H2O बनाता है। इसका मतलब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल को ही रिप्रेजेंट करता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल को ही रिप्रेजेंट करेगा। आ रही बात समझ में? मोल को ही क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। एक और एग्जांपल समझो, जैसे ऐसे लिख दे C प्लस O2 गिव CO2। रिएक्शन बैलेंस है क्या? हाँ बैलेंस है। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 1 1। तो इसका मतलब 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 से अभिक्रिया कर 1 मोल CO2 बनाता है। 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 से अभिक्रिया कर 1 मोल क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। समझ में आ रही है बात? ये कोई डाउट है तो बोलो। नहीं?
एक मैं आपको इन जनरल बोल रहा हूं, अगर जैसे सपोज करें ये एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D, तो ये बैलेंस्ड है। कैसी रिएक्शन है? बैलेंस्ड है, संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा ये लगेगा मोल ऑफ ए डिवाइड बाई उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N1, ये किसके बराबर होगा? मोल ऑफ बी डिवाइड बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइड बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये हमेशा बराबर होते हैं, मैं प्रूव करके बता दूं आपको। इसका मतलब था एक मोल कार्बन, तो ये एक इस डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 कितना है? 1। एक मोल ऑक्सीजन 1 डिवाइड बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 डिवाइड बाई 1 1 1 1 1 1 ही आएंगे ये सब, तो इसका मतलब ये बराबर होना चाहिए। इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, बस ये ध्यान में रख लोगे तो अपना काम चल जाएगा। चलो, ये तो मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अब अपन बात करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। मैं कुछ केस बना बना के बता रहा हूं आपको, बस आपको तो समझना है कि इस केस का क्वेश्चन आ गया, बस काम चल गया आपका। जैसे केस फर्स्ट क्या? केस फर्स्ट 5 केस बताऊंगा। केस फर्स्ट, ओनली 1 रिएक्टेंट इज गिवन, केवल एक क्रियाकारक दिया गया हो। ओनली 1 रिएक्टेंट इज गिवन। क्वेश्चन देखिए आप, तो क्वेश्चन देखने केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, 3.675 ग्राम KClO3 को गर्म करने पर कितने ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न होगी? ये क्वेश्चन था अपने पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, KClO3 है, इसको गर्म किया तो एक तो बनेगा KCl और एक बनेगा O2, रिएक्शन बैलेंस करो, ये हो गई बैलेंस। तो पहले चेक कर लो रिएक्टेंट एक ही तो है, हाँ एक ही, इसका मतलब केस फर्स्ट लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा था। अब सुने आगे बात, KClO3 को हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, तो ऑक्सीजन बनता है, लैब मेथड है ऑक्सीजन बनाने का, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई 3। सही है क्या बात? सही है। मेरे को किसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है? KClO3। किसके बारे में पूछी है? O2। तो इन दोनों को बराबर कर दे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 बराबर कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई 3। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? O2 के बारे में बात पूछी गई है, तो 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 3.675 डिवाइड बाई 22.5, 3/2 इंटू 0.3 0.9 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 0.45 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये O2 के मोल आए। किसके मोल आए? O2 के। O2 के मोल आए तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 0.5445 इंटू 32, कितना हो जाएगा? 14.4 ग्राम। कितना हो जाएगा? 14.4 ग्राम। बस सिंपल सा देखो, रिलेशन लगाया, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, आपको ये रिएक्शन दे रखी है, 5A कन्वर्ट हो रहा है 2B प्लस 6C। एक ही तो रिएक्टेंट है तो लग जाएगा। C के 0.3 मोल उत्पन्न करने के लिए A के कितने मोल की आवश्यकता होगी? कितने
मोल की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत सिंपल सा है। अगर ये चीज पूछी गई है तो सिंपल सा मैं ऐसा लगा दूं, एन ए डिवाइड बाई 5, ए और सी के बारे में रिलेशन है तो एन सी बाई 6, तो एन ए इज इक्वल टू 5/6 इंटू एन सी इज इक्वल टू 0.3, यही तो बात हुई। 5/20, 1/4, 0.25। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं, केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड, हर केस के ऊपर 2-2, 3-3 प्रॉब्लम करेंगे। केस सेकंड, केस सेकंड, more than one reactant, more than one reactant, but information of only one reactant is given. रिएक्टेंट तो एक से ज्यादा है पर इंफॉर्मेशन केवल एक की दे रखी है। इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है? केवल एक की दे रखी है। कैसे टैकल करें? जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 30 ग्राम कार्बन के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का द्रव्यमान एवं प्राप्त CO2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। ये ठीक है। तो जब ये है तो इसको कैसे टैकल किया जाए? मैंने कहा C+O2 गिव CO2, ये लो बन गया C+O2 कन्वर्ट CO2। चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई 1। यही तो बात हुई। मेरे को ऑक्सीजन का द्रव्यमान चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 30 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 2.5 मोल आ गया O2 का। द्रव्यमान चाहिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो 2.5 इंटू 32 कर दो, 80 ग्राम आ जाएगा। ये लो। CO2 का वॉल्यूम चाहिए तो CO2 के मोल भी तो बराबर ही होंगे। CO2 के मोल भी कितने होंगे? 2.5। तो CO2 का एनटीपी पर द्रव्यमान, एनटीपी पर आयतन कितना होगा? तो आयतन हो जाएगा 2.5 इंटू 22.4 लीटर, 56 लीटर। बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्वेश्चन? इस टाइप के आपको क्वेश्चन टैकल करना है। ठीक है, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना जरूरी है सबसे पहले कि आइडेंटिफाई कौन सा होगा, फर्स्ट कैटेगरी में होगा या सेकंड कैटेगरी में होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखे, जल्दी से लिखो। देखो, पॉइंट 1 मोल आयोडोफॉर्म की आधिक्य Ag से अभिक्रिया करवाने पर प्राप्त गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। इसमें सबसे बड़ा टास्क ये रिएक्शन लिखना। अगर रिएक्शन लिख दी तो काम हो जाएगा। दो रिएक्शन कैसे लिखूंगा? आयोडोफॉर्म क्या होता है? CH3 प्लस Ag, ऑर्गेनिक में रिएक्शन आएगी है C2H2 प्लस AgI बनेगा। AgI तो येलो कलर का अवक्षेप होता है, पीले रंग का, तो ये तो गैस है नहीं, तो इसका मतलब गैस कौन हो गया? ये। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडोफॉर्म डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2 कितना आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 0.05। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 22.4 इंटू 0.05, तो ये आ जाएगा 1.12 लीटर। कितना आ जाएगा 1.12 लीटर। टास्क इंपोर्टेंट क्या था, इस रिएक्शन को लिखना सबसे बड़ा टास्क था। चले और क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इस बार। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा क्वेश्चन दिया 45 ग्राम एथेन के पूर्ण दहन के लिए एनटीपी पर वायु का कितना आयतन आवश्यक होगा यदि वायु में आयतनानुसार 20% ऑक्सीजन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आयतन अनुसार 20% क्या है ऑक्सीजन है। कैसे टैकल करें अब इसको, मेरे को तो ये बाद में देखेंगे। अपन को तो मालूम है एथेन ये होता है C2H6, इसका कंबंशन करवाओ तो CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ये लो 3, ये लो 2, ये 7/। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है लेकिन इसी की इंफॉर्मेशन है, तो O2 के बारे में बात करनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई 7/2। तो मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा 7/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। तो 7/2 इंटू इथेन का मोल आ गया 45 डिवाइड बाई 30, तो ये हो जाएगा डेड मोल हो जाएगा, मतलब 3/2। तो 21 डिवाइड बाई 4 मोल आ गया। 21 डिवाइड बाई 4 मोल आ गया किसका O2 का। यहां तक बात समझ में आई। O2 का मोल कितना आ गया 21 डिवाइड बाई 4 मोल। तो वॉल्यूम कितना होगा O2 का, वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 4 इंटू 22.4 लीटर। ये काम हो गया। मेरे को ऑक्सीजन का थोड़ी पूछा है, मेरे को तो वायु का पूछा है। वायु में आयतन अनुसार 20% क्या है ऑक्सीजन है। इसका मतलब अगर मैं 100 लीटर ऑक्सीजन लेता हूं, सॉरी 100 लीटर अगर टोटल वायु लेता हूं तो ऑक्सीजन कितनी होगी 20 लीटर। तो इसका मतलब वायु 5 गुना चल रही है। वायु ऑक्सीजन से कंपैरेटिव में कितना गुना चल रही है 5 गुना। तो मैं वॉल्यूम ऑफ एयर की बात करूंगा तो वो ये हो जाएगा 5 टाइम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ O2। तो 5 इंटू 21/4 इंटू 22.4 लीटर। सॉल्व तुम लोग करते रहना इसको। केस थर्ड पे आ रहा हूं। केस थर्ड, केस थर्ड, मोर देन वन रिएक्टेंट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज गिवन। ऑल रिएक्टेंट इज गिवन। तो यहां पे मैं एक डिफाइन करने वाला हूं लिमिटिंग रिएजेंट LR। हिंदी में इसको बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। क्या बोलोगे सीमांत अभिकर्मक। क्या बोलेंगे सीमांत अभिकर्मक। क्या होता है देखते हैं डेफिनेशन। वह क्रियाकारक जो अभिक्रिया में पूर्णतया समाप्त हो जाए या खर्च हो जाए, समाप्त हो जाए, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। सीमांत अभिकर्मक कहलाता है।
वो क्रियाकारक जो अभिक्रिया में पूर्णतया क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, सीमांत अभिकर्मक। कंडीशन क्या है, आप पहचानोगे कैसे, दो से ज्यादा अगर दे रखे तो पहचानोगे कैसे, तो आपको तो ये करना है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मीन सुप्रीम कोड, जिसके लिए मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा, वही आपके लिए क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट LR होगा, वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट LR होगा। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, क्वेश्चन की एग्जांपल लेता हूं, ये 2A प्लस B कन्वर्ट हो जाए C के अंदर, ये दो रिएक्टेंट है और इंफॉर्मेशन भी गिवन है, क्या गिवन है, इसका 4 मोल है, इसका 1 मोल है, मान लो ये गिवन है, तो मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, तो नंबर ऑफ मोल 4 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 डिवाइड बाई 2, इधर आएगा 1 डिवाइड बाई 1, इसकी वैल्यू आई 2, इसकी वैल्यू आई 1, तो मिनिमम वैल्यू किसकी आई, B के लिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, B। ध्यान रखना लिमिटिंग रिएजेंट क्रिया कारक में से होगा, सीमांत अभिकर्मक किसमें से होगा, क्रिया कारक में से होगा, उत्पाद में से मत दे देना, ठीक है बात, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब समझे आगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6, मेरे को एक रिएक्शन दे रखी है 2A प्लस B कन्वर्ट हुआ C, इसके मोल दे रखे हैं, इसके मोल दिए मेरे को 8 मोल और इसके मोल दिए 5 मोल, बोला C के मोल कितने बनेंगे, C के मोल कितने बनेंगे, ये मेरे को दे रखा है, तो कैसे टैकल करें, तो देखो केस पहचानो, पहले दो क्रियाकारक दे रखे हैं और दोनों की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो सही बात है थर्ड केस लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट 8/2 5/1, लिमिटिंग रिएजेंट इज A, तो इसका मतलब ये तो कंप्लीटली कंज्यूम होगा, तो A के शेष मोल कितने बचेंगे बताओ, देखे 0 बचेगा ना, पूर्णतः खत्म हो गया। अब देखो ये NA डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू NB डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू NC डिवाइड बाई 1, ये एप्लीकेबल होगा, तो B के कितने मोल खत्म हुए वो आएंगे, C के कितने मोल बने वो आएंगे, तो B के कितने मोल बने, कितने खत्म हुए, NA डिवाइड बाई 2 8/2, 4 मोल खत्म हो गए, 4 मोल B के खत्म हो गए, तो B के शेष मोल कितने रहे, 5 थे, 4 खत्म हो गए, तो पीछे आ गया 1, NC इज इक्वल टू NA बाई 2 4, तो C के कितने मोल बनेंगे, C के मोल बनेंगे कितने 4, समझ में आया। एक दो एग्जांपल जल्दी से और दे, नेक्स्ट देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, H2 प्लस I2 कन्वर्ट हुआ 2HI लिखा मैंने, तो मैंने बोला ये 3 ग्राम है, इसका 1 मोल है, बताओ ये कितने ग्राम बनेगा, तो पहली बात तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करो, ये 3 मोल में कन्वर्ट करो इसको, 3 मोल को 1.5 मोल हो जाएगा, तो 1.5 डिवाइड बाई 1 1 डिवाइड बाई 1, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, I2, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, I2, इसका मतलब I2 का तो पूरा 1 मोल खत्म हो गई होगा, 1 मोल खत्म होगा, तो मैं ऐसा लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI डिवाइड बाई 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2, I2 के मोल कितने 1, तो ये आ गया 2 मोल HI बनेगा, तो HI का द्रव्यमान कितना होगा, 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है 128 इंटू 2 256 ग्राम, ठीक है बात। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, 100 ग्राम H2, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, 100 ग्राम H2 एवं 100 ग्राम O2 से कितना H2O बनेगा, अच्छा H2O2 से H2O बनाना है क्या, 2H2 प्लस O2 कन्वर्ट 2H2, यही बात हुई, हाँ सर, दो रिएक्टेंट है जी, इंफॉर्मेशन दोनों की गिवन है, चलो ठीक है, 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है, तो एक काम करो ना मोल में कन्वर्ट कर लो,
100 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 50, ये 100 डिवाइड बाई 32, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना, 3 पॉइंट समथिंग कुछ ही आएगा। अच्छा n डिवाइड बाई स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लो, 50/2, 100/32 यही आएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, O2। इसकी वैल्यू 25 है, इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही, तो लिमिटिंग रिएजेंट O2 हो गया। लगा दो, इसका मतलब O2 पूरा कंज्यूम हो जाएगा 100 ग्राम। H2O देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाई 2 होगा। तो यहां से H2O का मोल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, 2 टाइम्स 100 डिवाइड बाई 32, 100 डिवाइड बाई 16 मोल आ गया। मास कितना हो जाएगा H2O का, अरे मोल आ गया, तो मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हो क्या, 18 से गुणा कर दो, 112.5 ग्राम। कितना आ जाएगा, 112.5 ग्राम आ जाएगा। बात क्लियर, बोलो, यहां तक अपनी बात हो गई है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसी से रिलेटेड मैं जो है वो थोड़ी बात करूंगा, क्या, केस नंबर 3 से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम और करवाऊंगा। आप एक काम कर सकते हो, 2 प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूं, उनको आप चाहो तो लिख लो, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लिख ही लो, 1 सेकेंड लगेगा, आप इनको ट्राई करके लेके आना, मैं आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये हो सकता है, C2H2 प्लस H2 रिएक्ट कर रहा है तो C2H4 बन रहा है। ये 50 ml दे रखा है, ये 50 ml दे रखा है, ये कितना बनेगा। एक तो ये सभी आयतन समान ताप एवं दाब पर मापे गए। अगला क्वेश्चन, 10 किलोग्राम H2 वो 50 किलोग्राम N2 अभिक्रिया करते हैं तो NH3 का कितना द्रव्यमान बनेगा। बस ये केस 3 के 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इनकी बात करेंगे, नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके, मतलब आपको करके लेके आना, मैं तो आंसर बता दूंगा और 1 सेकंड में सॉल्यूशन लिख दूंगा इनके। फिर अपन केस 4, 5 और उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स की बात स्टार्ट करेंगे। यहां तक करना, अच्छे से प्रॉब्लम करना, 10 क्वेश्चन करवा दिए प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहचानना है, रिएक्शन लिखना टास्क है, वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की रिएक्शन होगी, वो लिखना टास्क है, ठीक है बात। तो अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसका मतलब वो कोई इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में रिएक्शन आ चुकी है, तो वहां पे आप जरूर उसको देख ले। यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म थोड़ी पढ़ के रखना, नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगी, इसलिए बोल रहा हूं। सांद्रता के पद, मोलरता, ठीक है ना, मोलरता, मोल बिन, ये सारी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।